नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा निवेदन है आपसे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए। कई अपडेट्स हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता-पलट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनुस बहुत बेचैन है। बांग्लादेश की पूर्व सीएम जो रही हैं शेख हसीना, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस पर बड़ी नाराजगी जताई जा रही है बांग्लादेश में। और इस इंटरव्यू के कुछ देर के बाद ही ढाका में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर पवन बड़े को तलब कर लिया गया और उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अवामी लीग के मुख्यालय में आग लगा दी। इधर एक और डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की संसद ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर की शक्तियों को बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने वाले 27वें संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी है। मतलब अगर देश के जो पड़ोसी देश हैं, जो जुड़े हुए देश हैं, वहां अगर कोई शैतानी होती है, ऑब्वियसली उन पे नजर रखनी पड़ती है। तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। नमस्कार। तो सर से समझते हैं कि सीमाओं पे क्या चल रहा है और ये हमारे मोदी जी और राजनाथ सिंह का जो खौफ है वो बोल रहा है क्या? जनरल साहब, बांग्लादेश से जो खबर आ रही है, हाँ जी। फिर उसी इमारत पे आग लगाई गई है जहां हाँ जी। 5 अगस्त को अवामी लीग सरकार गिराने के बाद आग लगाई गई थी। इससे क्या संदेश मिल रहे हैं? जी सर। देखिए ये जो अभी आप देख रही हैं, इसका होना तो बिल्कुल लाजमी था और उसके कई कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है इसका, वो खुद जिस तरह से पहली बार तख्ता पलट हुआ था, उस तख्ता पलट में आप ये जानिए कि बाहर का हाथ ज्यादा था, अंदर का हाथ कम था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो शेख हसीना के टाइम पे कुछ गलत बातें हुई थी उनको सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो इतनी भी ज्यादा गंभीर नहीं थी कि जिसकी वजह से तख्ता पलट हो जाए। तो उसमें कई सारे बाहरी फोर्सेस उस समय एक्टिव थे, जिसमें स्टूडेंट्स जो बाहर थे वो भी काफी डिटेल में इस पूरे जो जो उस समय प्रोटेस्ट हुए उनको उनके ऊपर निगरानी रखे हुए थे। उनका अल जजीरा पे डायरेक्ट टेलीकास्ट हुआ करता था। उनके एक नेटवर्क थे 3-4 देशों को मिला के, यूएस, यूके, जो फाइव आइज वाले जो देश हैं उन सब जगहों से मिल करके वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसको काफी बढ़ावा दिया, काफी आग लगाई और जिसकी वजह से कुछ ऐसी बातें शेख हसीना को करनी पड़ गई जो कि शायद आग में घी का काम किया। और फिर और उससे भी बड़ा जो दूसरा रीजन था कि आर्मी ने अपना हाथ खींच लिया। तो एक बार अगर आर्मी किसी भी देश की अपना हाथ खींच लेती है, किसी भी सत्ता जो पावर में है, तब आप समझ लिए उस देश का जो है या उस रिजीम का तख्ता पलट होना बिल्कुल एकदम यकीन है। सो वो तो ठीक है, वहां तक जो बात हुई सो हुई। भारत को थोड़ा झटका लगा इससे कि भारत का एक सपोर्ट करने वाला देश भारत के खिलाफ कार्रवाइयां होनी शुरू हुई। लेकिन तो दूसरा जो मेन रीजन था, जो मैं बोल रहा हूँ कि इसका होना जरूरी था, वो था खुद यूनुस। अब यूनुस जो था उसको मैंडेट सिर्फ मिला था कि आप जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराएंगे, जिसके कि करीबन अब 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है और इलेक्शन होते होते तक ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो जाएंगे, जो कि एक लोकल पब्लिक से धोखा है। क्योंकि लोकल पब्लिक ने जो सपोर्ट किया था इस पूरे प्रोटेस्ट को पहली बार, वो इस उम्मीद में किया था कि भाई नई गवर्नमेंट आएगी, नया कुछ होगा, कुछ नई चीजें जो पब्लिक है उनको देखने को मिलेगी, उनका ओवरऑल हालचाल ठीक होगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं और जो सिचुएशन है खराब होती जा रही है। अब तीसरा जो रीजन है, क्योंकि यूनुस पावर पे ज्यादा लालच करने लग गए और एडमिनिस्ट्रेशन पे कम फोकस करना शुरू किया, तो वो उन्होंने जियोपॉलिटिक्स खेलनी शुरू करी। सारे देशों को भारत के खिलाफ करना शुरू किया, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। पाकिस्तान से आईएसआई वालों को बुलाना शुरू किया, पाकिस्तानी जनरलों के साथ अपना वो कर लिया, क्या बोलते हैं, मिलाप बढ़ा दिया। आईएसआई के चीफ वहां पर गए। तो कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से यूनुस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी
जिसका असर ये हुआ कि भारत को अपनी सोवरेनिटी के लिए कुछ एक्शन करने पड़े। जैसे कि हमने अपनी चौकसी बढ़ा दी है, चिकन नेक के इलाके में 3 चौकियां लगा दी हैं वहां पर। दूसरी चीज जो हमने करी है, जो लैंड बॉर्डर से ट्रेड हो रहा था उस पर एम्बार्गो लगा दिया। तीसरी चीज जो हमने करी है इस पूरे उसमें कि जो हमने नहीं करी वो अडानी ने अपने आप कर दी कि भाई वो जो क्योंकि वो उनका बकाया रकम पूरा नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने उनके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी। तो अडानी ने बोला ठीक है भाई, आप इंक्वायरी बिठाते रहिए, अब मैं आपको बिजली नहीं दूंगा। वहां के जो लोग हैं उनको बिना बिजली पानी की कमी शुरू हो गई। इतना होते हुए भी भारत ने उनको कुछ बिजली जो है, इंडो नेपाल बांग्लादेश जो ट्रीटी है उसके तहत कुछ बिजली उनके पास जा रही है, जो नेपाल से आती है बिजली, तो थोड़ा बहुत उनको राहत है। लेकिन ओवरऑल क्या हुआ है कि यूनुस ने जियोपॉलिटिकल गेम बहुत ही खराब खेलना शुरू किया, जिसकी वजह से भारत के पास कोई चारा नहीं था इसके अलावा कि वो यूनुस के खिलाफ कुछ एक्शन ले, बांग्लादेश के खिलाफ कुछ एक्शन ले। लेकिन जो लास्ट रीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, बांग्लादेश की आर्थिक हालत खराब हो गई। बांग्लादेश भारत के बाद नेक्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग देश था इकोनॉमिकली, जिसकी जीडीपी थी। आज की डेट में वो पूरा का पूरा वो जो जो कहते हैं ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट गिर गई है, धड़ाम हो गई है। इस साल का बजट पिछले साल के बजट से 0.88% कम है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी देश में पिछले साल का बजट अगले साल का बजट पिछले साल से कम हो। ये अपने आप में दर्शाता है कि उनकी आर्थिक हालत एकदम बुरी हो रही है, पाकिस्तान के नजदीक जा रहे हैं। 42% उनकी जो औरतें जो उनका पिलर थी जीडीपी की, अनएम्प्लॉयड हो गई हैं टुडे, क्योंकि जो कॉटन का जो सप्लाई वगैरह भारत से जाती थी उस पे लगाम लगी। उन्होंने 2024 में भारत से व्यापार करना बंद कर दिया, तो उसका डायरेक्ट नुकसान किया इनको हुआ। उसके बाद देखिए वहां पे 411 रेप हुए हैं अभी तक 2025 में, जो 2024 से बहुत ज्यादा है। अभी तो 2025 खत्म भी नहीं हुआ है, तो आप समझ लीजिए इस तरह की घटनाएं औरतों के खिलाफ शुरू हो गई हैं। दूसरी जो चीज नेक्स्ट जो चीज जो इम्पोर्टेंट है इनकी हालत खराब करने के लिए, वो ये है कि जमाते इस्लामी को इन्होंने कुछ ज्यादा आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ बीएनपी और अवामी लीग दोनों ही अंदर एक साथ हो गई हैं। और ये जो अवामी लीग का जो प्रोटेस्ट था, हालांकि ओपन में बीएनपी सामने आई है उनके खिलाफ, लेकिन अंदर से वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो और उसमें अवामी लीग भी खड़ी हो। और यहाँ पर कहीं बाहर से कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तारिक रहमान जो हैं वो बीएनपी के जो लीडर हैं वो बाहर हैं, इसी तरह से जो शेख हसीना है उनके लड़के भी अमेरिका में। तो इन लोगों का कुछ बाहर से कोऑर्डिनेशन चल रहा है, जिसकी वजह से अब जो हवा वहां निकल के आ रही है वो एंटी यूनुस है, दिखाने के लिए जरूर। जमाते इस्लाम आपको पता है वो एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उन्होंने ये सारी टूट फूट दोबारा करी है। जब अवामी लीग ने ये घोषणा की, अभी तक अवामी लीग चुप थी, अब उन्होंने कम से कम सर उठाना शुरू किया। और एक बार आपको बताऊं, पॉलिटिकली सर उठाना शुरू कर दे अगर कोई पार्टी, तो फिर उसका भी अपना एक जगह होता है। बांग्लादेश में 2 बांग्लादेश है, एक तो है अवामी लीग का बांग्लादेश और दूसरा जो है क्या बीएनपी खालिदा जिया का बांग्लादेश। दोनों ही तकरीबन 50% जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको बार बार इस तरह की प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। बट इस समय मुझे लगता है जमाते इस्लाम को नीचे करने के लिए ये दोनों एक साथ आएंगे, और वही उसी का नतीजा है कि आप देखेंगे धीरे धीरे जो है प्रोटेस्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अवामी लीग को भी पता है कि पब्लिक के अंदर अब ज्यादा उतना गुस्सा नहीं रहा जितना पहले था। अब उनको लग रहा है शायद कि अवामी लीग के टाइम पे उनको खाना पीना तो मिल जाता था। इमेजिन करिए जो बांग्लादेश जैसे सोसाइटी में औरतें ही एक्चुअली एक तरह से घर चलाती हैं, अब 42% उसमें अगर अनएम्प्लॉयड हो गई तो आप समझ ली 50% जो उनका एम्प्लॉयमेंट था वो डाउन हो गया। तो घर के अंदर काम करने के लिए कोई नहीं है, खाने पीने के लिए पैसा नहीं है। और लास्ट जो फाइनल चीज जो बांग्लादेश के सर में कुल्हाड़ी की तरह घुसी है, और वो है रोहिंग्या रोहिंग्या जो पॉपुलेशन है जो आकर के यहाँ बस गई है, अब वो रिक्रूटिंग का अड्डा बन गया है टेररिज्म के लिए, मिलिटेंट के लिए। चाहे वो म्यांमार से लोग आके इनको रिक्रूट कर रहे हो, चाहे जमाते इस्लामी वाले रिक्रूट कर रहे हो, वो एक बड़ा प्रॉब्लम इंटरनली शुरू हो गया है।
इन लोगों ने क्राइम बढ़ा दी है वहां पर, मतलब ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि वहां इंक्रीज हुई हैं। इतना होते हुए भी हमको ये एहसास है कि वहाँ 50% जो जो बांग्लादेश की जो आबादी है वो प्रो भारत है, इसलिए हमने उनको पूरा साथ नहीं छोड़ा है। अब आप देखिए इस साल जो है हमारी जो ट्रेड हुई है आपस में 11.26 बिलियन की हुई है, जो कि 2024 से ज्यादा। हमने अपने एडवाइजर्स देने शुरू कर दिए ताकि उनका जो स्किल में कमी आ रही थी उस कमी को दूर करके हम ट्रेड को आगे बढ़ाएं। तो हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि बांग्लादेश को लिक्विड ऑक्सीजन पे रखें ताकि वहां एक इलेक्शन हो, एक अच्छी गवर्नमेंट बने, और जिसके साथ फिर हम अपना, जैसे हमने श्रीलंका से अपने रिश्ते मजबूत किए हैं उसी तरह से मालदीव के साथ किए हैं, अब बांग्लादेश के साथ करें, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि चारों तरफ ये सारे हमारे देश हमारे खिलाफ हों। इसीलिए मोदी जी भूटान भी गए, वहां उन्होंने अपना पावर 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 प्लांट को, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। इस तरह की कई सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं अपने आसपास के पड़ोसी देशों के साथ। और जो मुझे मेरा ये मानना है कि ये जो है कहानी जो है अब निकल गई है आगे यूनुस के हाथ से। कुछ ही समय आप में देखेंगे ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ये बूम बूम बैंग में आएगा और यूनुस को उसी तरह से भागना पड़ेगा वहां से जैसे कि उसने एक घात करके शेख हसीना को बनाया। सर, आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया, लेकिन इस्लामिक जिहाद फिर से पाकिस्तान को बांग्लादेश क्यों खींच रहा है? हालांकि देखिए, पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने बड़ी हिंदी में उनको समझा दिया था कि यूनुस तुम अपनी जुबान बंद रखो, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान का बेड़ा वहां खड़ा है। तो ये सब चीजें क्या दिखाती हैं? यूनुस के इरादे क्या है सर? देखिए मैंने तो आपको बोला ना कि यूनुस के पास कोई तरतीब है ना कोई प्लान है अपने देश को ठीक से गवर्न करने का, इसलिए वो ध्यान भटकाने के लिए लोगों का पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ कुछ आपस में गेम खेल रहा है। मैंने बोला ना वो गलत गलत तरीके से गेम खेलना शुरू किया उसने जियो पॉलिटिक्स का, जिसकी वजह से भारत को अब कई सारे एक्शन लेने पड़े उसके खिलाफ। अब ट्रेड को अगर लैंड बॉर्डर से बंद किया तो उनका पूरा का पूरा जो ट्रेड है सी से जाएगा, सी से जाएगा तो पैसा ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा तो दाम बढ़ेंगे, ये तो फिर वो किसको असर पड़ेगा? कॉमन पब्लिक पे असर। रणनीति है हमारी ताकि यूनुस समझ जाए, जैसा कि कौटिल्य ने कहा है शाम दाम दंड भेद। अभी दंड की बारी आई नहीं है, अभी शाम दाम और भेद का वो दौर चल रहा है। भेद में आपने देखा होगा शेख हसीना ने पहली बार इतना बाहर आकर के उन्होंने एक हिम्मत दिखाई यूनुस के खिलाफ बातचीत करने की, और उसका टाइमिंग भी उन्होंने ऐसे सेलेक्ट किया जब दिल्ली में ब्लास्ट हो रहे थे, इस्लामाबाद में ब्लास्ट हो रहे थे, ये जताने के लिए बांग्लादेश की पब्लिक को कि अगर आप पाकिस्तानियों के साथ रहोगे तो आपका अंजाम बांग्लादेश में यही होने वाला है। वो किसी भी ऐसे जो नरम, मैं कहूँगा मॉडरेट जो पॉपुलेशन है उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। जमाते इस्लाम आज से नहीं, 1971 जब से आज़ादी मिली है तब से वो प्रो पाकिस्तानी पार्टी है, और इसलिए बांग्लादेश में अभी उनका ज़्यादा चल रहा है, बोलते हैं क्या, इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, और यूनुस उसको हवा दे रहा है। तो अगर यूनुस ऐसे लोगों को हवा देगा तो इस तरह की कहानी तो होगी। लेकिन अब ज़्यादा वक्त नहीं है, अगर इन्होंने और ज़्यादा उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो अभी तो खाली चौकियां ही बनाई हैं। आपने देखा होगा अगर आप बांग्लादेश का मैप दिखाएंगी तो उसमें ऊपर एनक्लेव्स बने हुए हैं इस तरह के ना, उनको आप उंगली मान सकती हो। अगर उन एनक्लेव्स को हम काट देंगे ना तो उनका जो ग्रेटर बांग्लादेश का जो सपना दिखा रहे हैं, वो चीन को उन्होंने कुछ प्रेजेंट किया जिसमें वो मैप था जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहा था, पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा अपने अंदर शामिल कर रहा था। अरे इसकी औकात क्या है? ये इस तरह की हरकतें करके, ये बच्चे करते हैं इस तरह की हरकतें। अगर अपना बचपना दिखाना चाहता है 80 साल जबकि 80 साल का बुढ़ा, तो मैं तो समझता हूँ कि वो कोई नोबेल पीस प्राइज के भी लायक नहीं है। उसका नोबेल पीस प्राइज भी वापस ले लेना चाहिए जिस तरह से वो हरकतें कर रहा है। अगर इस तरह से हरकत करेगा तो हिलरी क्लिंटन ने वही बताया था ना वो पाकिस्तान के लिए कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालोगे तो कुछ दिन बाद वो सांप आपको ही काटेगा, कुछ दिन बाद जमाते इस्लाम यूनुस को ही काट देगी।
उसको भगा देगी, बोलेगी हम पावर में हैं। तो मेरा कहना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनका बैन हटा लिया है, जी। हालांकि अभी तक फॉर्मली उनको अलाउ नहीं किया गया है इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बैन हटा दिया है बांग्लादेश के, तो वो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। उन्होंने स्टूडेंट इलेक्शन तो लड़ा ही लड़ा, उसमें जीत गए चारों तरफ। तो अभी एक रेडिकलिज्म का एक दौर चल रहा है बांग्लादेश में, जो कि जमाते इस्लामी पाकिस्तान के कहने पे कर रही है, और यूनुस बिल्कुल लाचार हो चुका है। यूनुस को अब और कुछ नहीं दिख रहा है, सोच रहा है कि कोई एक्सटर्नल क्राइसिस हो जिसकी वजह से हमारा देश पूरा एक हो जाए और वो और कुछ लंबा इलेक्शन लड़े और कुछ लंबा देर तक पावर में रहे। उसका इरादा बहुत क्लियर है, वो नहीं चाहता इलेक्शन हो। अगर देश में इमरजेंसी हो गई तो फिर वो पोस्टपोन कर देगा इलेक्शन, क्योंकि हालात ठीक नहीं है इलेक्शन करने के लिए। अगर आप में सिंसियरिटी है तो आप नेपाल की तरह बनिए, उन्होंने अपना एक हालात ठीक कर लिए हैं। वहाँ के जो भले ही किसी तरफ की हो, चाहे वो कम्युनिस्ट, चाहे वो सेंटर ऑफ सेंटर हो, राइट हो, लेफ्ट हो, वो तकरीबन थोड़ा सेंटर लेफ्ट है, तो लेकिन वो इलेक्शन तो करा रही है। एक बार इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद डेफिनेटली हमारे पास भी चांस है, बाकी देशों के पास भी चांस है नेपाल के साथ मित्रता बढ़ाने के लिए। तो अगर वो नहीं समझेंगे, एक बचकाना हरकत करके कोशिश कर रहे हैं कि भारत को कुछ वो नुकसान पहुंचा देंगे, मेरे ख्याल से वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, और मुंगेरी लाल की तरह ही उनका हश्र हो। आपने सही कहा कि ये उनके जो सपने हैं तो मुंगेरी लाल जैसे ही, लेकिन थोड़े खतरनाक हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान के एफएम को भी अपने यहाँ बुलाया हुआ था, तमाम उनके लिए रेड कारपेट वगैरह बिछाया हुआ था। तो इनके इरादे तो समझ में आ रहे हैं और ये खुद ही भुगतेंगे। लेकिन सर, अगर पाकिस्तान की बात करें तो मुनीर मियाँ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने के लिए वहां पर 27वें संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। अब आगे क्या देखते हैं सर आप? देखिए, जब भी कोई डिक्टेटर पावर अज्यूम करने लगता है, ज्यादा अपने ऊपर अपने हाथ में पावर लेने लगता है, तो उसका अंत शुरू हो जाता है वहां से। उसने ये सब चीजें क्यों करी, आप बताइए, सोचिए। अगर आपको किसी देश को रूल करना है, या कोई, आप अपनी मान लीजिए आप स्कूल में प्रिंसिपल हैं, ठीक है, और आपको देख रहे हैं कि भाई आपके खिलाफ कई लोग बातचीत कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगी? नए रूल बनाएंगी, स्ट्रिक्ट रूल बनाएंगी, लोगों को पनिशमेंट देना शुरू करेंगी। मुनीर साहब की हालत भी वही हो चुकी है। उनका ना पूरब कंट्रोल में है, न पश्चिम कंट्रोल में है उनके, न नॉर्थ कंट्रोल में है, न साउथ कंट्रोल में है। जहां देखो वहां पे आगजनी, टेररिज्म, मिलिटेंसी, यहाँ तक कि अब इस्लामाबाद भी नहीं छूटा। इस्लामाबाद में भी वहां उनके धमाके हुए हैं, जो कि पाकिस्तान तालिबान ने क्लेम भी कर लिया, टीटीपी ने उसको क्लेम भी कर लिया। तो ऐसी हालत में एक डिक्टेटर क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि भाई मैं अपनी पावर इस तरह से कर लूं कि ताकि कल को अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो कोई मेरे ऊपर केस ना कर सके। अगर उसके ऊपर केस नहीं करेगा, उसके लिए जुडिशरी को भी कमजोर करना पड़ेगा। तो उसने एक बड़ी सोच समझ करके इस तरह का एक मैं कहूंगा एक फसाड बनाया है, क्योंकि थ्रू आउट पाकिस्तान आर्मी ही सब कुछ करती थी, बस उनको एक लीगल कवर नहीं था। अब उसने अपने अपने कार्रवाई को, पाकिस्तान की कार्रवाई को, आर्मी की कार्रवाई को एक लीगल कवर दे दिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया है, ताकि कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे कोई भी जज हो, वो उनके खिलाफ कोई नियम न ले सके। इट इज लाइक, जब जैसे कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं, उनको पार्डन देने की एक बहुत बड़ी पावर है। तो निकलने से पहले वो जितने भी उनके दोस्त होते हैं, या जिनको उनको थोड़ा सा उनसे काम है, उन सबको पार्डन कर देते हैं, लाइफ सेंटेंस पार्डन कर देते हैं। तो इस तरह की कुछ पावर उसने एक दूसरे तरीके से अपने आप लेने की कोशिश की है। इसमें कोई ज्यादा हमको वो होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी उसके पास ये सारी पावर थी। अगर आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो एनसीए, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को कमांड करते थे, वो बिना मुनीर के पूछे कुछ कर सकते थे, तो आप गलतफहमी में है। उसने सिर्फ ये अब कर दिया है कि अब उसने फॉर्मली बोल दिया है, पार्टनर तुम अपनी जगह में रहो, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशनली क्या बोलते हैं आपके ऊपर हूं। तो इसलिए जो है, ये जो कार्रवाई की गई है, एक स्टैंप लगाया गया है उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अथॉरिटी पे, और उसको कहीं ये डर लग रहा है कि हो सकता है कोई मेरे जैसा ही कोई कोर कमांडर खड़ा हो जाए
आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान आर्मी में जूनियर्स और सीनियर्स में काफी वो चल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि सीनियर्स खाली पॉलिटिक्स में चले गए हैं, उनको लड़ाई लड़नी पड़ रही है, लोगों का नुकसान हो रहा है, आतंकी हमले हो रहे हैं, उसमें जो लोग मर रहे हैं वो तो ये लोग मर रहे हैं। ये तो सारे जो हैं वो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, अपनी रोटियां तोड़ रहे हैं एसी कमरों में। तो अब जो उनकी जो जूनियर लीडरशिप है, जो कर्नल्स हैं या ब्रिगेडियर्स हैं, ये लोग अब काफी, या फिर मेजर्स हैं, ये लोग अब धीरे धीरे इनसे नाराज हो रहे हैं। 2-3 कोर कमांडर्स जो उसके खिलाफ थे उनको उसने, किसी का कोर्ट मार्शल कर दिया, किसी को अरेस्ट कर दिया। जीओसी 4 कोर ले लीजिए, फैज फैज हमीद ले लीजिए। हालांकि ये लोग भी कोई ज्यादा बखान के क्या बोलते हैं पात्र नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है उसने अपनी अपोजिशन को किनारे कर दिया, या उनको ठिकाने लगा दिया। ठिकाने लगा देना एक सही सही शब्द होगा इसमें। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान भी वही उसी हाल में है जिस हाल में बांग्लादेश है, उधक रहा है बहुत। चाइना ने उसको एड देना बंद कर दिया है। चाइना ने बोला भाई आप जाइए एशियन डेवलपमेंट बैंक में, वहां से लोन लीजिए। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक उसको लोन तभी देगा अगर आईएमएफ देगा। आईएमएफ ने कुछ लोन उसको दिया है, वो वही देता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जिसको बोलते हैं ना लिक्विड ऑक्सीजन लगा लगा के। अच्छा ये मरने वाला है, चलो यार 2-3 ड्रॉप डाल दो, 2-3 बूंद डाल दो। उस तरह की कार्रवाई चल रही है। धीरे धीरे ट्रंप भाई साहब भी लाइन पे आ रहे हैं। अब वो दोबारा इंडिया को क्या बोलते हैं रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें पता जी था वो ऐसा होना है। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि व्हेन ट्रम्प वुड हैव रियलाइज दैट यू कैन नॉट इग्नोर इंडिया। आप कैसे इंडिया को इग्नोर कर सकते हैं? चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इनके आगे, इसके आगे जब निकलेंगे तो बस ये चीन के पीछे रह जाएंगे। भले ही गैप बहुत है, लेकिन तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना जो कि अगले 1 साल में तय है, एकदम निश्चित है, ये अपने आप में एक मायने रखता है। भले ही हम बाकी इंडेक्सेस में कम हैं, लेकिन ये भी तो एक ताकत है। उसी हिसाब से हमारी मिलिट्री है, एयरफोर्स को हमारे नंबर 1 घोषित किया, हमारी आर्मी नंबर 2 नंबर 3 पे आती है। तो इस तरह से हमारे जो विश्व का जो हमारा इन्फ्लुएंस है वो काफी गहरा है। कोई हमको इग्नोर नहीं कर सकता है। तो अगर हमको इग्नोर नहीं कर सकता तो हमारी बात भी सुननी पड़ेगी उसको, चाहे चीन हो, चाहे वो क्या बोलते हैं अमेरिका हो, या फिर यूरोपियन देश हो। जरूर कुछ थोड़ा बहुत उचड़ पुचड़ करेंगे, थोड़ा भसड़ लगाएंगे, लेकिन ये भसड़ भसड़ बस दिखाने के लिए, अंदर से सारा काम चलता रहेगा जैसे कि हम लोग चाहते हैं उसी तरह से होगा। तो मैं मानता हूँ पाकिस्तान की सिचुएशन को हम ज्यादा गहराई से ना लें। उसके अगेंस्ट मिलिट्री तैयारी जरूरी है, और उसको ठीक ठाक रखें ताकि जब ऑप सिंदूर 2 हो तो इस बार उसकी टांग, हाथ, पैर, नाक, मुंह, दिल, कलेजा सारा कुछ एकदम ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि वो दोबारा अगले 100 साल तक अपना सर उठाने के लायक न रहे। इन्हें भी कुछ ऐसी गलतफहमी है कि इनके हाथों में शायद परमाणु कमांड आ गई है। अब एक बिल्कुल देखिए ये ऑलरेडी ऑलरेडी ये गृह युद्ध में फंसे हुए हैं। अब ये जिस बिल की हम बात कर रहे हैं, इसको विपक्षी दलों ने इसकी कॉपियां फाड़ी हैं। हाँ और जी, जो जेल में जो बंद है इमरान खान, उनकी बिल्कुल। पार्टी तहरीके इंसाफ, ये भी हम्म, खड़े हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो तस्वीर बन रही है सर, जैसा कि आपने बताया, इनके लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किलों भरे होने वाले हैं। बिल्कुल। इनका अंदर का जो हालत होगा अब वो डबल ट्रिपल होगा। मैंने कहा ना, आतंकी आतंकी कॉमन पब्लिक प्रोटेस्ट, और पीटीआई का देश से ज्यादा बाहर प्रोटेस्ट है। वो बाहर ज्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि वहां पे उनके ऊपर इस तरह की मार नहीं लगती है, पुलिस उनके पीछे नहीं पड़ती है। तो अमेरिका जैसा देश है वहां पर ये लोग बाहर से इन्फ्लुएंस करेंगे जो बांग्लादेश में हो रहा है। अंदर से भी लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि आर्मी का वहां पे दबदबा ज्यादा है, इसलिए बेचारे वो थोड़ा दिन करके फिर वो भाग लेते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब सब तरफ से आग उठनी शुरू हो जाती है ना, तो फियर ऑफ, जो बोलते हैं कि फ्री राइडर, एक सोशियोलॉजी में, सोशल रेवोल्यूशन में एक कॉन्सेप्ट है फ्री राइडर का। कोई आगे नहीं जाना चाहता है, वो सोचता है यार मैं ऐसे मरूंगा, क्यों मैं रेवोल्यूशन में आगे जाऊं। लेकिन जब वो उसका एक दायरा बढ़ जाता है, जब लोग बढ़ जाते हैं, तब ये जो फ्री राइडर है ना, जो बैठे हुए हैं फेंसिंग फेंसिंग पे, वो कूदते हैं फिर इसमें। तब जब वो कूदने लगेंगे तब आप देखेंगे पाकिस्तान की हालत। और बीच में एक ऐसा दौर आया था जब ये कूदे थे काफी लोग, लेकिन फिर उसके ऊपर उनकी थोड़ी सी हार्ड कार्रवाई की वजह से ये सब
दोबारा वापस अपने घरों में चले गए। लेकिन मेरा मानना है कि ये लोग जल्दी ही हर तरफ से, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे वो केकेपी हो, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो, या फिर पीओके हो, या फिर सिंध हो, या फिर अभी तो आपको देखिए पंजाब में भी नीचे वाला जो हिस्सा है उनका, ये जो अ, डेरा शेर वाली ऐसी कुछ, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी इस समय, जो एकदम सिंध और सिंध और पंजाब के बीच वाला जो इलाका है, वहां पर भी धीरे धीरे लोग सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सो सॉरी, तो मैंने कहा मेरा थोड़ा गला खराब है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप देखेंगे पाकिस्तान भी जो है उसी हालत से गुजरेगा, उसी दौर से गुजरेगा, और हमारे लिए अच्छी बात है। वो कोशिश ये करेगा कि डिफ्लेक्ट करने के लिए, जैसे सिंध पहलगाम करके किया था। अभी आप सुन रही हैं चारों तरफ मीडिया में, अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब भारत चौकन्ना हो गया है, धीरे धीरे इनके सारे जितने स्लीपर सेल है ना, वो स्लीप मोड में भेज दिया जाएगा इनको। और जो, तो मैं कह रहा हूँ, जो योगी वगैरह के नीचे जो फंसे हैं ना, वो तो एक्चुअली स्लीप हो जाएंगे। ठीक है, तो सही कह रहे हैं। बाकी जगह तो फिर भी थोड़ा बहुत इनको स्कोप और क्या बोलते हैं, वो स्कोप होगा कुछ बचने का। यूपी वाले तो नहीं बचेंगे, मैं तो आपको इतना गारंटी देता हूँ। अगर एक बार उनको यकीन हो गया कि ये लोग हैं, देखिए यूनिवर्सिटीज में उन्होंने अपनी पैट बना ली थी। हमको इन सबों को चेक करना है। हम ये नहीं बोल रहे कि सारे जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो खराब है, लेकिन 2% भी जो है, नंबर तो काफी हो जाता है ना। 25 करोड़ का 2% कितना हुआ? आप जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो वहां तो सारा एक ही समुदाय था, उन्हीं को एडमिशन बिल्कुल मिलता था। बिल्कुल, तो ये मैं सब यही बोल रहा हूँ, चीजें जी मैं यही बोल रहा हूँ कि जो 2% है 25 करोड़ का, वो 2.5 लाख 3 लाख लोग हैं। ये तो मतलब गदर मचा सकते हैं कहीं भी। तो इन सबको पहचान करके इनके पीछे जाना जरूरी है, ताकि ये लोग न्यूट्रलाइज किए जा सकें, डी रेडिकलाइज किए जाए। जो एकदम फेंसिंग वाले हैं उनको डी रेडिकलाइज किया जा सकता है, लेकिन जो हार्ड कोर है वो डी रेडिकलाइज नहीं होंगे। वो तो बिल्कुल मतलब घोंट के पिला दिया गया उनको, भाई आपका काम है जिहाद करना, आप जिहाद करेंगे तो आपको इतनी इतनी हूरें मिलेंगी, फलाना है। उनके दिमाग में घुसा दिया गया है। मौलवियों ने इतनी बुरी तरह से इसमें मौलवी भी इन्वॉल्व है इस पूरे नेटवर्क में। तो आप बिल्कुल बिल्कुल अब देखेंगे इनके, अभी हमको बाहर से ज्यादा अंदर की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। भारत का जहां तक सवाल है, हमको अंदर की लड़ाई लड़नी है। और इस तरह के जितने भी स्लीपर सेल्स हैं, जितने भी ये देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, इनको पकड़ पकड़ करके इनको इनके खिलाफ मुकदमा लगाएं, या अगर ये किसी गलत गतिविधि में है तो जो भी इनको सजा दे सकते हैं, जितनी भी सीरियस सजा दे सकते हैं, इनको देना चाहिए। सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए। अगर उसने देश के खिलाफ कार्रवाई की है तो सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए। क्यों उनको कोई कम चार्ज लगाए? अजमल कसाब की तरह इनको ट्रीट करना चाहिए। अगर यही सक्सेसफुल हो गए होते, तो मैं बता रहा हूँ मुंबई से ज्यादा बड़ा बहुत एक्शन होने बड़ा। वाला हो सकता था। 6 दिसंबर को होता, हो सकता था 16 दिसंबर को, जो हमारा विजय दिवस है, जिस दिन बांग्लादेश का, आपको शायद पता होगा कि अमोनियम नाइट्रेट जी के जी तार अब बांग्लादेश से भी जुड़े नजर आ रहे हैं, कुछ इस बिल्कुल। तरह के। जी जी तो ये कंबाइंड एफर्ट रहा हो बांग्लादेश और पाकिस्तान। हम अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। अंदर की लड़ाई अब हमें ज्यादा लड़नी होगी। जना साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि अंदर इंडोर जो ऑपरेशन है वो भी शुरू किया जा चुका है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 दिन से जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सारी अरेस्टिंग हो रही है, छापेमारी चल रही है। रेदर उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी चल रही है, अरेस्टिंग चल रही है, सारा काम हो रहा है। तो इंडोर फ्रंट पर भी सारी कार्रवाई सरकार कर रही है। सर, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे शो के लिए समय निकाला। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स अ लॉट। जय धन्यवाद। हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।